साथियों नमस्कार। आप सभी का कौटिल्य एकेडमी ब्रांच जबलपुर शाखा में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही में यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की जनजातियों से मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, इस चैप्टर में हम समझेंगे जनजातियाँ क्या हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जनजातियाँ मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं। पिछड़ी जनजाति। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनजातियों की क्या समस्या है, जनजातियों की क्या समस्याएं हैं, जनजातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, मतलब संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। इन पहलुओं पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही पूछे जाते हैं। अगर हम किसी साधारण व्यक्ति से बात करें और हम उनसे पूछें कि जनजाति क्या है, तो कोई भी व्यक्ति इनके बारे में यही बताएगा। जैसे जनजातियाँ वे मानव समूह हैं जो आज भी दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे पहाड़ों पर, पर्वतों पर, नदियों के किनारे या किसी जलीय स्रोत के पास या घनघोर वनों में निवास करने वाले मानव समूह हैं। ये क्यों जाने जाते हैं, इनकी पहचान क्या है, तो देखिए ये सभी लोग एक ही बोली, एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही शारीरिक विशेषताएं, दर्शाती हैं। एक समान संस्कृति का, एक समान संस्कृति का अनुसरण करती हैं। एक समान संस्कृति का अनुसरण करती हैं। एक ही भूभाग में सामूहिक रूप से, एक ही भूभाग में सामूहिक रूप से निवास करती है। अनुच्छेद 342 के तहत इन्हें परिभाषित किया गया है, इन्हें परिभाषित किया गया है। तो ये जनजातियों की सामान्य सी विशेषताएं हैं और ये सभी जनजातियां आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई अवस्था में जीवन यापन कर रही हैं। अब हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऊपर चर्चा करते हैं, कौन कौन सी जनजातियां हमारे मध्य प्रदेश में निवास कर रही है।
पहला है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर हम देखें तो आज मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में है गौंड जनजाति। और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी जनजाति है जो जनसंख्या में निवास करती है वो है आपकी कोल जनजाति। हम संक्षिप्त में देखें तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति अगर हम भारतवर्ष में देखें राज्यों में तो ये जनजाति आपके मध्य प्रदेश, आपके राजस्थान और गुजरात राज्यों में भी निवास करती है। अगर हम भील जनजाति के बारे में बात करें, ये मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में निवास करती है, तो यह मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खंडवा और खरगोन जिलों में निवास करने वाली जनजाति है। भील जनजाति का जो मुख्य परिणय और विवाह उत्सव है वो है आपका भगोरिया उत्सव, जो कि होलिका दहन के अवसर पर शुरू होता है। इसमें जो भगोरिया उत्सव है इसमें भगोरा देवता की पूजा अर्चना की जाती है और होलिका दहन के अवसर पर ये जो भगोरिया उत्सव है उसका शुभारंभ होता है। इस पर हम फिर किसी दिन, है ना, अन्य दिन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो विशेष रूप से मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। संक्षिप्त में गौंड को देखें तो ये सर्वाधिक मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। संख्या में भील है, लेकिन हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर रहने वाली या निवास करने वाली जनजाति है गौंड। इसके बाद है कोल जनजाति, जो कि संख्या में तीसरे नंबर पर निवास कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियाँ पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। नंबर 1 है आपका भारिया, नंबर 2 है आपका बैगा जनजाति और तीसरी है आपकी सहरिया जनजाति। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने ये 3 जनजातियों को मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। जैसे आपका है खैरवार जनजाति, पारधी जनजाति, इसके बाद है आपकी कोरकू जनजाति, इसके बाद है आपकी बंजारा जनजाति। ये जो बंजारा जनजाति है मुख्य रूप से राजस्थान राज्य की जनजाति है, लेकिन जो राजस्थान से जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है वहाँ पर ये बंजारा जनजाति भी हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो ये जनजातियाँ हैं जो कि हमारे प्रदेश में निवास कर रही हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की। नंबर 1 भारिया जनजाति। भारिया जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है, क्योंकि जब वर्ष 1981 की जनगणना हुई तो जो भारिया जनजाति है इसे जंगलियों का जंगली की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय ये जनजाति विकास के निम्न सोपान पर अपना जीवन यापन कर रही थी।
ये जो भारिया जनजाति का अर्थ होता है वो उसका अर्थ है भार ढोने वाले, भार ढोने वाले। तो भारिया लोग आज अगर हम इनके बारे में चर्चा करें तो ये आज औद्योगिक श्रमिकों के रूप में, कृषि श्रमिकों के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारिया जनजाति, इसका जो मुख्य निवास स्थान है छिंदवाड़ा का पातालकोट क्षेत्र है, पातालकोट क्षेत्र है। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है ऐसा पर्वत, ऐसा पर्वत जो पाताल को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है। अगर हम भारिया जनजाति की उपजातियों की बात करें, उपजाति, तो इसकी उपजाति है भूमिया और भूईधर। अगर हम बात करें इनका समाज किस प्रकार का है, इनका समाज पितृसत्तात्मक है। इनका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। भोजन की बात करें तो ये जो भारिया जनजाति है ये 3 तरह से भोजन करती है। स्वाभाविक भोजन को बासी कहते हैं, जो दोपहर का भोजन है उसे पेज, और जो शाम का भोजन है उसे ये लोग बियारू कहते हैं। भारिया जनजाति की अगर हम बात करें तो इन्हें 1981 की जनगणना में जंगली की संज्ञा दी गई। इसका मुख्य कारण था कि ये विकास के निम्न सोपान पर जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है। अगर हम इनके नृत्य की बात करें तो इनका जो नृत्य है वो है आपका भड़म और सैतम। भारिया जनजाति के बारे में देखें, अगर इनकी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें तो प्रारंभ में ये वनों से वन उपज का संग्रहण करके हाट बाजारों में विक्रय करके अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जब से ठेकेदारी प्रथा और वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब से इनकी अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज वर्तमान में ये कृषि श्रमिक और औद्योगिक श्रमिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये थी हमारी मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति। और इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बैगा जनजाति के बारे में। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति, अगर हम इसके निवास स्थान की बात करें, बैगा जनजाति का जो निवास स्थान है, इनका जो निवास स्थान है मूल रूप से वह मंडला का बैगाचक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मंडला का बैगाचक क्षेत्र। ये जो बैगा जनजाति है मध्य प्रदेश के और किन किन जिलों में निवास करती है, तो इसमें हम देखें जिलों में तो मंडला, बालाघाट और सिवनी जिलों में बैगा जनजाति निवास करती है। बैगा जनजाति
मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति मानी जाती है। इसका मुख्य कारण ये प्रथा और परंपराओं पर अत्यधिक बल देती है। बैगा जनजाति द्वारा झूम कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? झूम कृषि। इस झूम कृषि को बैगा जनजाति बेबार बोलती है। क्या बोलती है? बेबार। झूम कृषि कर्तन दहन प्रणाली पर आधारित है। कर्तन का अर्थ होता है काटना, दहन का अर्थ होता है जलाना। ऐसी कृषि जिसमें वनों को काटकर उनमें आग लगाकर जो बनने वाली राख में उसमें बीजों को बिखेर कर कृषि की जाती है, उस कृषि को कहते हैं झूम कृषि। इसे स्थायी कृषि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कृषि स्थान बदल बदल कर की जाती है। उदाहरण के लिए बैगा जनजाति परंपराओं पर अत्यधिक बल देती है। इनका जो मुखिया होता है पुरोहित से सलाह करके एक जंगली भूखंड का चयन करता है। वहाँ पर पूजा प्रार्थना करने के पश्चात वनों को कुल्हाड़ी की सहायता से काटा जाता है। कुल्हाड़ी का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण इस कृषि को एक्स कृषि भी कहते हैं। वनों को काटने के बाद जब लकड़ियाँ सूख जाती हैं तो उसका दहन किया जाता है। उसके बाद उसमें वर्षा पूर्व मोटे अनाज यहाँ वहाँ बिखेरे जाते हैं और वर्षा उपरांत कुछ समय बाद, कुछ माह बाद अल्प मात्रा में न्यूनतम उत्पादन होता है। झूम कृषि में बैगा जनजाति के लोग रागी, कुटकी, मक्का और तंबाकू की कृषि करते हैं, लेकिन इस कृषि से व्यापक स्तर पर वनों का विनाश होता है, लेकिन उपज बहुत कम होती है, न्यून उपज होती है। यह कृषि हानिकारक होने के कारण भारत सरकार द्वारा इस कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रश्न उठता है, बैगा जनजाति झूम कृषि क्यों करती है? इसका मुख्य कारण यह है, बैगा जनजाति धरती को अपनी माँ मानती है और इनका कहना है कि अगर हम भूमि में, कृषि भूमि में अगर हम हल का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी धरती माता की छाती विदीर्ण हो जाएगी। इसीलिए ये लोग हल कृषि नहीं करते। हल कृषि मतलब स्थायी कृषि नहीं करते। उसके स्थान पर ये लोग मजबूरी वश झूम कृषि करते हैं। भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन बैगा जनजाति को मात्रात्मक रूप से कृषि करने की अनुमति दी है, झूम कृषि करने की अनुमति दी है। लेकिन वनों के विनाश के कारण, हानिकारक होने के कारण इस कृषि के स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने बैगा जनजाति के लोगों को झूम कृषि के विकल्प के रूप में हल कृषि, पशुपालन, लघु कुटीर उद्योग आदि के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ये जनजाति भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसके बाद हम बात करते हैं बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं। उपजातियों की बात करें तो नरोतिया, भरोतिया, कड़बैना और रैमैना, ये बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। इनके प्रमुख देवता की बात करें तो प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव। ये बूढ़ा देव साज वृक्ष पर निवास करते हैं। बूढ़ा देव बैगा जनजाति की प्राकृतिक आपदाओं से, महामारी से रक्षा करते हैं। इनकी वंश परंपरा को बनाए रखने वाले देवता हैं। इनका निवास है साज वृक्ष। बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति के ऊपर द बैगा
पुस्तक लिखी। बैरियर एल्विन एक मानव शास्त्री थे जिन्होंने बैगा जनजाति का क्षेत्र कार्य किया। इसका अर्थ होता है उनके क्षेत्र में जाकर उनकी प्रथा परंपराओं में, उदाहरण के लिए उनके विवाह, उनके भोज आदि में भाग लेकर, उनके साथ रह रहकर उनकी संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन को उन्होंने बैरियर एल्विन ने द बैगा पुस्तक में लिखा है। हम बात करते हैं बैगा जनजाति के नृत्य के बारे में। परधौनी, कर्मा, सजनी और दीवानी ये बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले मुख्य नृत्य हैं। बैगा जनजाति भी अन्य जनजातियों के समान एक संस्कृति प्रधान जनजाति है। ये भी भारिया जनजाति की तरह ही 3 प्रकार से भोजन करते हैं, जैसे सुबह का भोजन, बासी, दोपहर का भोजन पेश और शाम का भोजन जिसको बोलते हैं ये लोग बियारू। ये जो बूढ़ा देव है ना, ये बूढ़ा देव, बैगा जनजाति के लोग बूढ़ा देव को नारियल, मुर्गी और शराब चढ़ाते हैं, उसका भोग उनको लगाते हैं, जिससे कि जो बूढ़ा देव हैं वो खुश रहते हैं और बैगा जनजाति की रक्षा करते हैं। इसके बाद हम अगली जनजाति की बात करते हैं, वो है आपकी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानते हैं और ये भीलों का छोटा भाई मानने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सहरिया जनजाति का अगर हम निवास स्थान देखें, निवास स्थान, तो इस जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो सह नवाज के वन है। ये जो सह नवाज के वन हैं, ये सह नवाज के वन मध्य प्रदेश का गुना जिला और राजस्थान का कोटा, इनके बीच में एक संकीर्ण वनों की एक पट्टी है। इस पट्टी में ही जो सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में देखें तो जो सहरिया जनजाति है वह मध्य प्रदेश में चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में निवास करते हैं। ग्वालियर संभाग में निवास करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें तो यह जनजाति मुख्य रूप से देखा जाए तो श्योपुर, आपका ग्वालियर, आपका शिवपुरी, आपका गुना, अशोकनगर, इन जिलों में निवास करते हैं। अगर हम बात करें पूरे देश में तो भारिया की जो पूरे देश में देखें, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश में भारत के 86%, लगभग 86% सहरिया हमारे मध्य प्रदेश में शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में निवास करते हैं। शिवपुर में
अगर हम देखें तो सहरिया जनजाति संग्रहालय स्थापित किया गया है। सहरिया जनजाति संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि सहरिया जनजाति की संस्कृति से जो आम लोग हैं उन्हें परिचित कराना। तो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सहरिया जनजाति संग्रहालय किस जिले में है। वो उसका उत्तर होगा आपका श्योपुर जिले में। इसके बाद हम बात करें सहरिया जनजाति के समाज की बात करें। समाज इनका कैसा है? पितृसत्तात्मक। वैसे देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं वो सब पितृसत्तात्मक समाज हैं। हमारे मध्य प्रदेश में किसी भी जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज नहीं पाया जाता। हाँ, भारत में देखें तो हम जैसे नीलगिरी की टोडा जनजाति है, गारो है, खासी है, जयंती है, इन जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में किसी भी जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन नहीं है। हम बात करें सहरिया जनजाति की, तो सहरिया का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ मतलब वन। तो सहरिया लोग वनों में रहने के कारण क्या कहलाए? सहरिया कहलाए। इनका प्रमुख अस्त्र है आपका कुल्हाड़ी। ये जड़ी बूटियों में से दस्त होते हैं और सामान्यतः हर ऋतु में, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, हर ऋतु में ये वनों में जाकर जड़ी बूटियों का संग्रहण करते हैं और हाट बाजारों में उसे विक्रय कर अपनी जीविका चलाते हैं। सहरिया जनजाति के भोजन की बात करें तो सहरिया जनजाति कुपोषण की समस्या से ग्रसित है। आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है वह भी कुपोषण से ग्रसित जिला है। इसे मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति भी पोषक आहार से वंचित होने के कारण यह जनजाति कुपोषण की शिकार है। साथ ही यह जनजाति क्षय रोग से भी ग्रस्त है। हम बात करें सहरिया जनजाति के पुरुष और स्त्रियों की वेशभूषा, तो सहरिया पुरुष धोती को, जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ये लोग धोती को पंछा कहते हैं। धोती को क्या कहते हैं? पंछा। धोती, कुर्ता, बंडी और साफा भी ये कभी कभी पहनते हैं। तौलिया अपने कंधे पर इसको रखते हैं और ये कभी कभी पिछौरा भी ओढ़ते हैं। सहरिया जनजाति के नृत्य की बात करें, नृत्य से पहले हम देखें जो सहरिया स्त्रियां हैं वो क्या पहनते हैं। लुंगड़ा, घाघरा, अंगरखा, ये सहरिया स्त्रियां इन वस्त्रों को धारण करती हैं। रेजा, ये रेजा जो वस्त्र होते हैं, ये रेजा जो वस्त्र होते हैं विवाह के अवसर पर वधू द्वारा धारण किए जाते हैं। रेजा आपसे परीक्षा में पूछ सकता है रेजा क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो सहरिया जनजाति में जो विवाह के नियम हैं वो विवाह के नियम अत्यंत सरल होते हैं। वैसे देखा जाए तो सहरिया जनजाति एकल विवाह, विधवा विवाह करते हैं। सहरिया जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है, उसको बोलते हैं नाता प्रथा। इस नाता प्रथा के तहत क्या होता है कि कोई यदि विवाहित स्त्री है, अगर वो चाहे तो वो अपने पति को तलाक देकर दूसरा विवाह कर सकती है। वह स्त्री
जब दूसरा विवाह करती है तो विवाह करने वाला पुरुष पहले वाले पति को, जो स्त्री का जो पहला पति था, उसे वधू मूल्य लौटाना पड़ता है। इस प्रथा को बोलते हैं नाता प्रथा। अब आप देखिए वधू मूल्य क्या है। वधू मूल्य तो जनजाति समाज में वधू मूल्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वधू मूल्य क्या है? तो ये वधू मूल्य स्त्री की उपयोगिता का प्रतीक है, जो कि वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को विवाह के अवसर पर दी जाने वाली धन राशि है। इस वधू मूल्य का जो कितना दिया जाएगा यह समाज के और परिवार के लोग तय करते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो पुरुष की आर्थिक स्थिति, समाज की हैसियत के हिसाब से वधू मूल्य तय किया जाता है। लेकिन प्रारंभिक जनजाति समाजों में इसका कोई अत्यधिक महत्व नहीं था। वधू मूल्य के रूप में एक कंबल या एक जोड़ी बैल या धनुष बाण वर द्वारा वधू पक्ष को दिया जाता था। लेकिन अब सभ्य समाज के संपर्क के कारण अब जनजाति समाज भी दहेज के बदले वधू मूल्य में धन राशि लेती है। ये हमने पढ़ा विवाह के नियम। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि हमारी जो मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति भी किन कारणों से पिछड़ी जनजाति है। अब हम देखते हैं कि हमारे सारे मध्य प्रदेश की जनजातियां ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। ये 3 जनजातियां तो हैं ही, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश की जनजातियां ही, है ना, किसी न किसी कारण से पिछड़ी अवस्था में जीवन यापन कर रही हैं। हम अब इनकी समस्याओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जनजातियों की समस्याएं। पहले तो हम ये देखें, भारत के सर्वाधिक आदिवासी भाई हमारे मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमारे मध्य प्रदेश में भारत के 21% जनजातियां निवास करती हैं। अगर हम जिलों की बात करें, सर्वाधिक संख्या में जो आदिवासी भाई हैं वे धार जिले में निवास करते हैं। अगर हम इनकी संख्या देखें तो सबसे कम संख्या में जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो हमारे भिंड जिले में निवास करते हैं। जनजातियों की समस्याएं देखिए। आज हमारी जनजातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, तो इसका मुख्य कारण है साक्षरता। आज जनजातीय समाज में साक्षरता की दर निम्न है। जनजातियां आज सभ्य समाज के संपर्क के कारण आज वो भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए आज वो भी शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वो भी कदम से कदम मिलाकर सभ्य समाज के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें रोजगार। तो जब से वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से जनजातियां रोजगार की दृष्टि से पिछड़ी हुई है और अपना जीवन यापन व्यतीत कर रही हैं। इसके अलावा जब इनके पास रोजगार नहीं है तो ये लोग कृषि क्षेत्रों में एक श्रमिक के रूप में, औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा जनजातियों में मृत्यु भोज का प्रचलन है। मृत्यु भोज पर बहुत सारा धन खर्च होता है। इनके समाज में बिना
जमानत के ऋण देने वाली संस्थाओं का अभाव है। ऐसी स्थिति में ये लोग अत्यधिक ब्याज की दर से साहूकारों से ऋण लेते हैं और उनके ऋण जाल में फंस जाते हैं। फिर इनका शारीरिक, मानसिक और दैहिक शोषण होता है। इसके बाद हम बात करें कुपोषण, तो आज जनजातियां कुपोषण की शिकार हैं। आज उन्हें पोषक आहार युक्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को पोषक आहार युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे शिशुओं को और गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और उनके वैक्सीन या टीकाकरण किया जाता है, जिससे कि ये लोग भी बीमारियों से सुरक्षित रहें। अगली समस्या देखें इनकी धर्म की, तो हमारे जनजातीय समाज हैं वो बहुत सीधे साधे, भोले भाले होते हैं और ये लोग आज लालच, प्रलोभन में आकर ये ईसाई धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। आप देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्वाधिक जनजातियों का ईसाईकरण हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सुरक्षा। आज जनजातियां अपने अधिकारों से परिचित नहीं हैं, इसीलिए ये असुरक्षित हैं। प्राथमिक आवश्यकता, अगर हम बात करें मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है वह है रोटी, कपड़ा और मकान। आज जनजातियां प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो हम देखें आज जनजातियां विभिन्न प्रकार से कई समस्याओं से ग्रसित हैं, जिस कारण ये आज राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित रह गई हैं। हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। संवैधानिक प्रावधान, पहला है अनुच्छेद 15(4). इसमें लिखा है कि जो जनजातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं उनके कल्याण के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है संविधान की ओर से। इसके बाद है अनुच्छेद 16(4). शासकीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अगर जनजातियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का व्यापार नहीं किया जाएगा, मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। इसमें हमारे जनजातीय भाई भी आते हैं, अगर इनके साथ इनका व्यापार के लिए इनको खरीदा और बेचा जाता है तो ये अपराध होगा, ये दंडात्मक अपराध है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 29(a). तो जनजातियों को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 164।
इसके तहत बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये जनजातीय मंत्री जनजातियों के हितों की रक्षा करेगा। इसके बाद है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को जनजातियों के कल्याण के लिए धन आवंटित करेगी, अर्थात धन उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 330 में जो लोकसभा में जो सीटें हैं उन सीटों में इनके लिए रिजर्वेशन किया गया है, यानी जनजातियों को लोकसभा में कुछ सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 332 में जो राज्यों में विधानसभा है तो विधानसभा में भी जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 342, इसमें जनजातियों को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 335, संघ और राज्य की सेवाओं में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 338 का, इसमें जनजातियों के कल्याण के लिए एक जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है जो जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करेगा। इसके बाद हम देखते हैं आपकी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगी। इसके बाद है आपकी 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में लागू की जाएगी। ये वे संवैधानिक प्रावधान हैं जो कि जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में इनका प्रावधान किया गया है। अगर इन संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग किया जाए तो ये जनजातियां भी आज राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकती हैं। इसके अलावा जनजातियां जो हैं मुख्य रूप से, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर जनजाति समाज भी शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हैं तो ये भी राष्ट्र की मुख्य धारा में बहुत जल्दी ही शीघ्र ही जुड़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विशेषकर मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं। यहाँ से आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ प्रश्न आपको बताता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं उन पर थोड़ा सा नज़र डालिए। जैसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। नंबर 2, सहरिया जनजाति के लोग किसे अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ निवास करता है। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियाँ पिछड़ी हुई है। कौन सी जनजाति पातालकोट क्षेत्र में निवास करती है, आदि आदि। इस प्रकार के आपके प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कैसे पूछेंगे प्रश्न, देखिए जनजातियाँ क्या हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पिछड़ी हुई अवस्था में जीवन यापन कर रही है और जनजातियों की समस्याएं क्या हैं, इनके लिए भारतीय संविधान में
कौन कौन से उपबंध किए गए हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि सहरिया जनजाति क्या है, कहाँ निवास करती है, इनका समाज कैसा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में पूछ सकते हैं। जैसे 10 शब्द में आपसे पूछ सकता है सहरिया, आपसे पूछ सकता है 50 शब्द में झूम कृषि, और 200 शब्दों में पूछ सकता है जनजातियां क्या हैं, इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनको दूर करने के लिए आपके पास कौन कौन से सुझाव हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो ये आज का हमारा जनजातियों के ऊपर चर्चा थी। समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कौटिल्य एकेडमी जबलपुर शाखा की ओर से मैं प्रदीप दहल सर आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।